गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप एकेडमी में। जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखा है, साइंस क्लास हमारी चल रही है और हमारा ये लास्ट जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने चर्चा की थी पोषक तत्व के बारे में और हमारा पहला टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट, जो कि एक कार्बनिक पोषक तत्व था, यानी कार्बन की मात्रा जिसमें थी। अब उसी सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फैट, लिपिड या वसा। यह भी एक कार्बनिक पोषक तत्व है। इसके बारे में डिटेल से पूरी चर्चा करनी है। जो जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वो हम पूरी चर्चा करेंगे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। वसा। पहला प्रश्न से बनेगा कि वसा का निर्माण किन रासायनिक यौगिकों की सहायता से होता है। ठीक है, तो इसके निर्माण में सर्वप्रथम आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक पोषक तत्व। कार्बनिक पोषक तत्व वसा इंपॉर्टेंट है, अर्थात इसमें कार्बन तो हो गई, फिर इसमें हाइड्रोजन होता है और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। सेम कार्बोहाइड्रेट में भी यही होते थे। इन तीनों के मिलने के बाद यौगिक के रूप में क्या बना था आपका वसा, फैट। पर कार्बोहाइड्रेट में भी तीनों मिलने के बाद क्या बना था कार्बोहाइड्रेट, पर वहां जो रेशियो था 1:2:1 था। ठीक, आपने बताया यहाँ जो रेशियो था 1:2:1 था। ये कब था कार्बोहाइड्रेट में। पर यहाँ अगर बात हो रही वसा की बात हो रही तो वसा में क्या होगा अनुपात, तो आपको याद रखना है कार्बन का तो एक ही अणु रहता है, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का जो रहता है एक अणु वह 1 से कम होता है। 1 से कम होता है। रहते तो तीनों हैं, इन तीनों के मिलने के बाद ही यौगिक के रूप में बने, पर यहाँ जो अनुपात है 1 से कम रहेगा। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा जाता है कि इसका कार्य क्या होता है, फैट का कार्य क्या है बॉडी में। तो सेम इसका भी कार्य क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की भांति शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। तो मानव शरीर की जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का मापन किसमें करते हैं, किलो कैलोरी में। तो यही आपसे प्रश्न बनेगा 1 ग्राम अगर वसा ग्रहण करते हैं आप तो कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। इसका आंसर है 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। देखने में आ रहा होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट में हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जो प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ा उसमें क्या था 4.1 से 4.3 के बारे में मैंने बताया था किलो कैलोरी। ये कहा था कार्बोहाइड्रेट में इतनी ऊर्जा मिलती थी और वसा में 9.3 किलो कैलोरी। आपको दिख रहा होगा लगभग 2 गुना है, यानी वसा की जो ऊर्जा है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2 गुना है। पर पूछा जाता है क्या कारण है कि कार्बोहाइड्रेट की जो वसा है, कार्बोहाइड्रेट की जो ऊर्जा है वसा की ऊर्जा के मुकाबले कम होती है पर वह ज्यादा क्रियाशील होती है। तो इसका रीजन आपको समझ में आ रहा होगा कि वहां जो ऑक्सीजन का अनुपात था वहां 1 था और यहाँ 1 से कम, अर्थात वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए यह कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम क्रियाशील है। सिंपल सा उदाहरण, एक सामान्य मनुष्य जिसका वजन 60 से 70 किलो के बीच में है और एक मनुष्य जिसका वजन 80 से 90 के बीच में है। 80 से 90 किलो की जो वेट है उसके शरीर में वसा की मात्रा ज्यादा है और जो 60 से 70 किलो वेट का है आप उसमें देखोगे उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है और उसका शरीर एक दूसरे की तुलनात्मक पतला और दुबला है। पर आपने बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट की जो ऊर्जा है इसमें ऑक्सीजन का अनुपात ज्यादा है। तो सिंपल से हम समझना है कि अगर हम उस दोनों की रनिंग कराएंगे तो आपको समझ में आएगा जो कम वेट वाला व्यक्ति है वह बहुत तेज फास्ट दौड़ सकता है और जिसका वेट ज्यादा है उसको हार्ट
पंप करने में और सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वह उससे तेज नहीं दौड़ सकता है। यानी ज्यादा क्रियाशील किसकी ऊर्जा थी? जो कार्बोहाइड्रेट कम वेट वाला था। अब यही बात है कि 50 से 60 किलो वाला या 60 से 70 किलो वाला जो व्यक्ति है उसको आप बोलो कि आपको 50 किलो की बोरी उठानी है और वहीं 80 से 90 किलो वाले को बोलना 50 किलो की बोरी उठानी है। तो आप देखोगे जो वेट है यानी एनर्जी पावर ज्यादा 80 से 90 वाले में रहेगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज को रखना है वो उठा लेगा, उस किसकी तुलना में? कार्बोहाइड्रेट की तुलना में आसानी से उठा लेगा। पर ज्यादा एनर्जी तो है, पर अगर रनिंग की बात है, ज्यादा काम करने की बात है, तो कार्बोहाइड्रेट वाले में एनर्जी ज्यादा होती है। और होती क्यों है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का अनुपात वसा के अनुपात से ज्यादा होता है, अर्थात वसा में 1 से कम है और कार्बोहाइड्रेट में 1 से ज्यादा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसे हटा दें, स्क्रीनशॉट ले लें इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे अगला प्रश्न बनता है कि जो मनुष्य में वसा का संचयन होता है, वसा का संचयन किस भाग में होता है, किस ऊतक में होता है, किस कोशिका में होता है? ऐसे ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो आपको बताना है जो मनुष्य में त्वचा होती है, त्वचा की जस्ट निचली परत की बात हो रही है। त्वचा की जस्ट निचली जो परत होती है वहां एक टिश्यू होता है, ऊतक होता है, उसका नाम है एडिपोज टिश्यू। ऊतक यानी जो वसा होती है, वसा का संचयन एडिपोज टिश्यू या एडिपोज ऊतकों में होता है और यह त्वचा की जस्ट निचली वाली परत होती है। यही अपनी वसा का संचयन किया जाता है। अब ये हो गया वसा का इंट्रोडक्शन। अध्ययन की दृष्टिकोण से यानी पढ़ाई के दृष्टिकोण से और समझने के दृष्टिकोण से वसा को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे क्रमशः सरल वसा, संयुक्त वसा और व्युत्पन्न वसा। डेरिवेटिव फैक्ट कहा जाता है। यानी और संरचना के आधार पर अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 प्रकार की वसाएं हैं जिनको हमको पढ़ना है: सरल वसा, संयुक्त वसा और व्युत्पन्न वसा। सिंपल, जॉइंट और डेरिवेटिव फैक्ट के बारे में आपको चर्चा करनी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सिंपल वसा के बारे में हम चर्चा करेंगे, कैसे कैसे इससे प्रश्न बनते हैं। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इसमें सिंपल फैक्ट या सरल वसा। अब सरल वसा है क्या? सामान्यतः जंतु स्रोत और वनस्पति स्रोतों से, यानी आपके एनिमल जो होते हैं जंतु स्रोत और वनस्पति स्रोत, वनस्पति अर्थात प्लांट, वनस्पति स्रोत या सोर्स से प्राप्त होने वाली वसा को हम सरल वसा या सिंपल वसा कहते हैं। अब ये जंतु यानी आपने एनिमल वगैरह जो जीव होते हैं, गाय भैंस जो भी हो, उनसे जो कुछ प्राप्त किया जिसमें फैट होता है वह जंतु स्रोत से प्राप्त हुई। वनस्पति स्रोत यानी सरसों का तेल लाया, आप आंवले का तेल लेके आए, यानी पौधों से प्राप्त होने वाली जो वसा है उसे वनस्पति स्रोत कहा गया। ठीक है, अब सरल वसा को भी 2 भागों में बांटा गया। ठीक, सरल वसा को 2 भागों में बांटा गया जिन्हें क्रमशः
संतृप्त वसा, इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैट, और असंतृप्त वसा, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैट। संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा जो होती है, जैसे कि आपने बताया कार्बनिक, हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक पुस्तक, तो ये संतृप्त वसा जो होती है कार्बन परमाणु के सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। कार्बन परमाणु के सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती है, जबकि ये जो होते हैं यह कार्बन परमाणु के डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, असंतृप्त वसा। ठीक है, ये सिंपल है, तो परमाणु के सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये असंतृप्त है, असंतृप्त में आप देखो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा, बेसिक डिफरेंस यही है। अब आपने बताया सरल वसा के दो भाग है, जिन्हें संतृप्त और असंतृप्त कहा, और सरल वसा के दो माध्यम थे, जंतु और वनस्पति स्रोत। तो जो संतृप्त वसा है यह प्राप्त होती है जंतु स्रोतों से, और जो असंतृप्त वसा है यह प्राप्त होती है हमको वनस्पति स्रोतों से। इतनी बात समझ में आई। सिंपल फैट, जो ऐसी फैट जो जंतु और वनस्पति स्रोतों से प्राप्त होती है, यह दो प्रकार की होती है, जिन्हें क्रमशः संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा कहा गया। संतृप्त वसा अर्थात सैचुरेटेड फैट ऐसी वसा है जो जंतु स्रोतों से प्राप्त होती है। असंतृप्त वसा ऐसी फैट है जो वनस्पति स्रोतों से प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरण इसके पूछते हैं। तो आपको पता होगा दूध हमें जंतुओं से मिलता है, दही, मक्खन, कार्ड लीवर ऑयल, इत्यादि स्रोत जो हमें जंतुओं से मिलते हैं, जिसमें फैट होता है। अब बात करते हैं वनस्पति स्रोतों से। तो सरसों का तेल पेड़ से मिलता है हमें, आंवले का तेल, बादाम का तेल, नारियल का तेल, ये हो गए असंतृप्त वसा के कुछ उदाहरण। संतृप्त वसा यानी जीवों से क्या क्या मिलता है हमें, और असंतृप्त वसा हमें जो वनस्पति से हमें मिलता है। ठीक है, इसका बताने का मेन मोटिव ये है कि आपको पता होगा जो कमरे का औसत तापमान होता है, कमरे का औसत तापमान होता है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखोगे इस तापमान पर जो आपको जंतु स्रोतों से यानी सैचुरेटेड फैट जो प्राप्त हो रहा है, ये जो फैट होता है ये कैसी फॉर्म में रहता है, ये सारी जो वसाएं होती हैं ये रहती हैं अर्ध ठोस सेमी सॉलिड फॉर्म में। किस टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पे आप देखोगे ये सेमी सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। पर इसी तापमान पे असंतृप्त वसा या अनसैचुरेटेड फैट के जितने भी स्रोत हैं, सरसों का तेल हो, आंवले का तेल हो, बादाम का तेल हो, नारियल का तेल हो, इनमें आप जो देखोगे वनस्पति स्रोतों में ये कैसे रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, तरल अवस्था में रहते हैं। किस तापमान पे, 25 डिग्री तापमान पे। ठीक, अब इसी को आधार बना के अगर मैं आपसे बताऊं तो आपको एक उदाहरण दिख रहा हो कार्ड लीवर ऑयल का, और एक उदाहरण दिख रहा हो नारियल के तेल का। आपसे प्रश्न बनेगा ऐसी कौन सी वसा है जो संतृप्त वसा होते हुए भी व्यवहार कैसे कर रही है असंतृप्त वसा की तरह। जैसे कार्ड लीवर ऑयल को होना इस टेम्परेचर पे कैसा चाहिए था, सेमी सॉलिड में, पर ये कैसा रहता है इस टेम्परेचर पे, लिक्विड फॉर्म में अर्थात तरल माध्यम में। और तरल माध्यम क्या होता है, असंतृप्त वसा का स्रोत। समझ में आ रही है आपको, जो तरल माध्यम में होते हैं वसा वह असंतृप्त वसा के उदाहरण होते हैं।
वहीं पर कार्डलिवरॉल उदाहरण किसका, संतृप्त वसा का, पर व्यवहार लिक्विड फॉर्म में किस तरह कर रहा है, असंतृप्त वसा की तरह। सेम उसी प्रकार नारियल के तेल को कैसा होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि ये असंतृप्त वसा का उदाहरण है। और इस तापमान पे, कमरे के औसत तापमान पे, ये कैसी अवस्था में रहता है, अर्धठोस अवस्था, सेमी सॉलिड अवस्था में रहता है। इसीलिए ऐसा कौन सा उदाहरण है जो असंतृप्त वसा का उदाहरण है, पर व्यवहार किस तरह कर रहा है, संतृप्त वसा की तरह, अर्थात अर्धठोस अवस्था की तरह। तो उसका आंसर क्या होगा, नारियल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कमरे के औसत तापमान को आधार बनाना है। कमरे के औसत तापमान पर जो संतृप्त अवस्था से उदाहरण जो हमें मिलते हैं वह अर्धठोस अवस्था में प्राप्त होने वाली चीजें हैं, और इसी कमरे के तापमान पर जो असंतृप्त अवस्था से प्राप्त होते हैं वह कैसे होते हैं, यह लिक्विड फॉर्म में होते हैं। पर आपने देखा कार्ड लिवर ऑयल जो है यह हमेशा कैसे रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है तो ये संतृप्त या सैचुरेटेड फैट का उदाहरण, पर ये व्यवहार असंतृप्त अवस्था कर रहा है, अर्थात ये लिक्विड फॉर्म में है। वहीं आपका जो नारियल का तेल है उससे होना चाहिए था लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि असंतृप्त अवस्था का उदाहरण है, पर ये व्यवहार कैसे कर रहा है, संतृप्त अवस्था की तरह, अर्थात ये कमरे के औसत तापमान पर अर्धठोस अवस्था में रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फिर हम आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन बनता है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण, वनस्पति घी इसी को आप डालडा के नाम से जानते हो। वनस्पति तेल यानी पौधों से जो तेल निकला है उसको हम वनस्पति घी के निर्माण में कैसे करते हैं, उस क्रिया का नाम क्या होता है, यानी वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है हाइड्रोजनीकरण, अर्थात हाइड्रोजनीकरण क्रियाविधि के द्वारा ही वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। अब यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा हाइड्रोजनीकरण क्रिया में कौन सी गैस का प्रयोग हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग तेल से घी निर्माण में होता है। कौन सी गैस का प्रयोग होता है, हाइड्रोजन गैस का। पर एक बात याद रखनी, हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है, बहुत ही हल्की गैस होती है। अब आपको वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना है, पर हाइड्रोजन गैस को उसके अंदर मिलाना भी पड़ेगा। अब उसको मिलाओगे कैसे, वह तो बहुत हल्की गैस है, वह सतह छोड़ देगी आसानी से। तो उसके उत्प्रेरक के रूप में, अर्थात वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस को मिलाने के लिए उत्प्रेरक, या इससे आप बोलते हो कैटलिस्ट, उत्प्रेरक के रूप में निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है। अर्थात वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, निकेल का, कॉपर का, आपसे बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना निकेल का यूज, निकेल धातु का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह एक हल्की गैस होती है, इसको इस तेल में मिलाने के लिए इस धातु का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अब इसी हाइड्रोजनीकरण क्रिया को, यह कैसी क्रिया है, यह एक अपचयन क्रिया है जिसे आप रिडक्शन के नाम से जानते हो। हाइड्रोजनीकरण क्रिया क्या है, यह एक अपचयन क्रिया है, यह एक रिडक्शन प्रोसेस है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किस विधि का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आपने बताया हाइड्रोजन गैस का निर्माण का प्रयोग किया था। पर हाइड्रोजन गैस बहुत हल्की गैस होती है, तो इसको मिलाने के लिए क्या किया जाएगा, उत्प्रेरक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाएगा, किस धातु का इस्तेमाल किया जाएगा, तो आपने बताया प्रेरक के रूप में निकेल धातु का प्रयोग किया जाएगा। हाइड्रोजनीकरण एक अपचयन प्रक्रिया है, इसी को रिडक्शन के नाम से जानते हो। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटाते हैं इसे।
ये हुआ आपका सरल वसा। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा संयुक्त वसा। ज्यादा खास इसमें क्वेश्चन बनते नहीं है, इसके उदाहरण से प्रश्न बनते हैं। तो संयुक्त वसा के बारे में हम चर्चा करते हैं। संयुक्त वसा इसी को बोलते हैं जॉइंट फैट। इसकी सिंपल सी परिभाषा है, जब सरल वसा में कोई अन्य पदार्थ आके मिल जाते हैं तो यौगिक के रूप में क्या बनता है आपका संयुक्त वसा। जब सरल वसा में या सरल वसा के उदाहरणों में अन्य पदार्थ मिल जाते हैं उसे संयुक्त वसा कहा जाता है। जैसे पहला उदाहरण ये है फास्फोरस। फास्फोरस में आपकी जो वसा है, लिपिड को हमने मिला दिया, लिपिड या फैट या वसा को हमने मिलाया, तो ये बन जाता है संयुक्त रूप से फॉस्फोलिपिड। अर्थात आपसे पूछा जाएगा कि फास्फोलिपिड किस प्रकार की वसा का उदाहरण है, सरल वसा का, संयुक्त वसा का, व्युत्पन्न वसा का, संतृप्त वसा का, असंतृप्त वसा का। ठीक, तो फॉस्फोलिपिड आपको बताना है संयुक्त वसा का उदाहरण है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फॉस्फोलिपिड यह जो होता है हमारी कोशिकाओं की, हमारी जो कोशिकाओं की झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में हेल्प करता है। सेल की जो मेम्ब्रेन है उसकी सुरक्षा करने में हेल्प करता है और उनकी क्रियाओं में थोड़ा सा सहायता प्रदान करता है। इसके बारे में बाकी अपन आगे चर्चा करें, केवल यहां सिर्फ इसके उदाहरण समझना है कि कौन कौन से उदाहरण इसके होते हैं। फिर आपने बताया ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में, इसमें हमने लिपिड मिला दिया तो यहां बन जाएगा ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है? अब ग्लाइको एक अन्य पदार्थ है जो यहां मिला हुआ है। ग्लाइको आरबीसी के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। जो हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे तब इसका चर्चा करेंगे ढंग से। ठीक है, इसी को एंटीजन के नाम से जाना जाता है, इसी के द्वारा हमारे ब्लड ग्रुप का डिसाइड होता है, वो हम आगे डिटेल चर्चा करेंगे। तो ग्लाइकोप्रोटीन से लिपिड मिल गया तो यहाँ क्या बना ग्लाइकोलिपिड। न्यूक्लियो के साथ लिपिड मिल गया, न्यूक्लियो प्रोटीन के साथ लिपिड मिल गया तो यहाँ क्या हो गया न्यूक्लियो लिपिड। अर्थात आपको समझ में आ रहा होगा कि लिपिड के साथ जो अन्य पदार्थ मिल रहे हैं वह संयुक्त वसा के उदाहरण होते हैं। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। संयुक्त वसा से आपसे ज्यादा प्रश्न नहीं बनते, केवल इससे उदाहरण से प्रश्न अमूमन बनते हैं एग्जाम में, जो कि मैंने आपको ज्यादा जो है वो मैंने आपको बता दिए। ठीक, अब है आपका तीसरा और मोस्ट, अब हम पढ़ने वाले हैं व्युत्पन्न वसा के बारे में। डेरिवेटिव फैट, इसकी सामान्य सी परिभाषा क्या है, यानी व्युत्पन्न वसा है क्या? तो इसकी बात करेंगे हम जब सरल वसा और संयुक्त वसा का जल अपघटन हो जाए, पूरी तरह से जल निकल जाए, जल का अपघटन हो जाए। कहां? सरल वसा और संयुक्त वसा से। तो जल अपघटन होने के बाद जो वसा बचती है परिणाम स्वरूप उसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न वसा। सरल वसा और संयुक्त वसा से जल निकल जाए तो अपघटन होने के बाद जो वसा बचती है उसे क्या बोलते हैं व्युत्पन्न वसा। व्युत्पन्न वसा के उदाहरण के बाद चर्चा की जाए तो आपसे क्वेश्चन आता है व्युत्पन्न वसा का प्रमुख उदाहरण क्या है,
तो आपने एक नाम सुना होगा, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है एक व्युत्पन्न वसा का उदाहरण है। कोलेस्ट्रॉल एक व्युत्पन्न वसा का उदाहरण है। अब आपसे प्रश्न बनेगा कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है यह किस वसा में ज्यादा प्राप्त होगा, किस स्रोत से ज्यादा प्राप्त होगा, अर्थात संतृप्त वसा के स्रोत से प्राप्त होगा कि असंतृप्त वसा के। तो आपको बताना है कोलेस्ट्रॉल जो होता है संतृप्त वसा में सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक है, फिर इसी कोलेस्ट्रॉल के कारण ही वर्तमान समय में जब कोलेस्ट्रॉल की सांद्रता, बैड कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में ज्यादा जमा हो जाता है, इसी कोलेस्ट्रॉल के कारण ही एक बीमारी होती है, उसे हम बोलते हैं हार्ट अटैक। हिंदी में बोलते हैं इसे हृदय आघात या हृदयघात। यानी कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण मन संबंधित मनुष्य के शरीर में कौन सी बीमारी होती है, हार्ट अटैक, हृदय आघात हो जाता है। ऑक्सीजन का परिवहन, जो सेल्स होती हैं, ऑक्सीजन का परिवहन आपकी बॉडी में नहीं हो पाता है, कोशिकाओं में नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण से हार्ट पंप नहीं कर पाता और हमें क्या होता है, हृदय आघात। हृदय को अगर ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रही, क्योंकि ये जो कोलेस्ट्रॉल है वह सेल्स में जमा हुआ है। सेल्स में जब ऑक्सीजन जाती है छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से सेल्स में हमारे पहुंचती है, कहाँ, हृदय की कोशिकाओं में, तो वहां अगर ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता तो हृदय में क्या होता है, अटैक आ जाता है, उसी को हार्ट अटैक कहा जाता है। वह किसके कारण होता है, कोलेस्ट्रॉल के कारण। ठीक है, तो आपने बताया व्युत्पन्न वसा, जब सरल वसा संयुक्त वसा का जल अपघटन हो जाता है तो परिणाम स्वरूप व्युत्पन्न वसा का निर्माण होता है। कोलेस्ट्रॉल एक व्युत्पन्न वसा का उदाहरण है। यह संतृप्त वसा में असंतृप्त वसा की तुलना में ज्यादा प्राप्त होता है, अर्थात सैचुरेटेड फैटों में जितने भी उदाहरण है वहां कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण ही व्यक्तियों के शरीर में हार्ट अटैक की बीमारी होती है। स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की। तो क्वेश्चन आता है क्या कारण है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को हृदयघात या हार्ट अटैक की संभावना बहुत कम होती है, या पुरुषों में हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्या कारण है? तो इसका सिंपल सा कारण है कि महिलाओं के शरीर में एक एस्ट्रोजन नामक हार्मोन पाया जाता है। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। यह सिर्फ महिलाओं के शरीर में होता है, पुरुषों के शरीर में यह हार्मोन नहीं पाया जाता। और यही हार्मोन, इसी हार्मोन को क्या बोला जाता है? स्त्री विकास हार्मोन। आगे हम चर्चा करेंगे। अर्थात महिलाओं या स्त्रियों में द्वितीय लैंगिक लक्षण या बायसेक्सुअल जो भी होता है, सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कंडीशन जो बनती है वह इसी के थ्रू बनती है, एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा। इसका हम चर्चा करेंगे। और यहाँ बात हो रही है कि यह जो हार्मोन होता है सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है, और यह हार्मोन उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है। पर जो पुरुष होते हैं, पुरुषों के शरीर में ऐसा कोई हार्मोन नहीं पाया जाता जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सके, पर महिलाओं के शरीर में पाया जाता है। तो महिलाओं के शरीर में नियंत्रित करने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन, और ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। इसी कारण से महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा हार्ट अटैक की संभावना होती है। ठीक है, अब ये बात अलग है कि एस्ट्रोजन हार्मोन ही प्रभावित हो गया महिलाओं में तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो कभी कभी रेयरेस्ट कंडीशन बनती है कि महिलाओं को भी हार्ट अटैक हो सकता है, पर महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा होता है क्योंकि वहां एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं पाया जाता। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। इसे मैं हटा देता हूं। अब फैट में लास्ट टॉपिक है हमारा पॉइंट कि कुछ इसके कार्य होते हैं। कार्य, फैट के कार्य क्या है, इंपॉर्टेंट वर्क क्या है फैट का, तो आपको पता होना चाहिए। फैट है वसा है
वह त्वचा के जस्ट नीचे होने वाली परत है, एक लेयर रहती है, उसी को हम फैट बोलते हैं। ठीक, जो टिश्यू है, टिश्यू में हमारी फैट भरी रहती है। तो इसका पहला जो कार्य है, शरीर के तापमान या बॉडी के टेम्परेचर के नियंत्रण में सहायता करता है। इसका दूसरा प्रमुख कार्य है भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। जैसे आपको सिंपल दाल मिल जाए, सिंपल दाल की जगह अगर आपको तड़का लगा दिया जाए, थोड़ा तेल डाल दिया जाए, थोड़ा सा नमक मिर्ची वगैरह मिला दिया जाए, उसमें जीरा वगैरह, तो आपको दाल टेस्टी लगेगी, क्योंकि वहां क्या लगा, घी डाला गया, तेल डाला गया। घी तेल क्या हुआ, वसा के उदाहरण। तो भोजन को स्वादिष्ट बनाने का कार्य कौन करता है, वसा करती है। कुछ विटामिन है, 4 विटामिन है, ए डी ई के। 4 विटामिनों का संचयन वसा के द्वारा किया जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे विटामिन के बारे में, इन चारों विटामिन को डिटेल चर्चा करेंगे। और चौथा आपने बताया, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कुछ वसा के कार्य हैं, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना पसीने के द्वारा, जो आप देखते हो स्वेटिंग होती है, आपको पसीना बाहर निकलता है, आपके बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है। फिर भोजन को स्वादिष्ट बनाने का कार्य करता है 4 विटामिन कौन से, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के का संचयन, या आप बोलोगे वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो ए डी ई के होते हैं। और शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का यही करता है। ठीक है दोस्तों, आज हमारा फैट का टॉपिक था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।